Good morning, all of you. Today we will make a brief about the Viva course for your practical examination. जब भी आपके practical examination होते हैं तो उससे पहले आपने जितने भी practicals कर रखे हों उनसे related सभी questions का आपको जरूर पता होना चाहिए कि किस तरह से question आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक बेटा जितने भी आपको हमने practicals करवाए हैं उन सभी प्रैक्टिकल्स के अंदर से बेसिक क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, उनसे कोरिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो क्वेश्चन अभी हम आपसे पूछेंगे और हम आपको बताएं भी कि इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप कैसे जवाब देना। तो बेटा एग्जाम में आपसे जो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन कोई भी टीचर पूछ सकता है, जैसे आपके टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें तो टीचर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप बेटा ये बताएं कि सॉल्यूशन आप किसे कहते हैं। जो लेबोरेटरी के अंदर आप सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा जब आप टाइट्रेशन करते हैं, एक सॉल्यूशन को आप ले लेते हैं ब्यूरेट के अंदर, दूसरे को पिपेट के अंदर ले लें, तो सॉल्यूशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे। और जो सॉल्यूशन आप लेते हैं पहले तो आप डेफिनेशन बताएंगे और साथ के साथ फिर आप मुझे ये भी बताएंगे जो सॉल्यूशन आप यूज करते हैं ड्यूरिंग द टाइट्रेशन वो आपका कैसा सॉल्यूशन होता है। वो आपका ट्रू सॉल्यूशन होगा जो आप यूज करेंगे, या वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होगा जो आप यूज करेंगे, या वो आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा जो आप यूज करेंगे। बेटा सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन की ही डेफिनेशन हमें बताएं। बताओ बेटा कौन बताएगा। Who will define the term solution? बताओ बेटा शाबाश। सर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो दो चीजें आपने कहा कि दो चीजें आप ले ले और उनको आप मिक्सअप कर दें, वो सॉल्यूशन बन गया। ये तो एक बेसिक एज ए लेमैन आपने बोल दिया, ठीक है ये ऐसी बात, लेकिन हम उसको सॉल्यूशन प्रॉपरली कब कहें। देखो दो चीजें जब आप मिलाते हो तो आप उसे ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, दो सॉल्यूशन मिलाएं उसे कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हो, दो चीजें मिलाएं तो सस्पेंशन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर जो मैंने अभी दो शब्द बोले वो दो शब्द मैंने बोले थे कि एक मैंने वर्ड यूज किया सोल्यूट और दूसरा मैंने वर्ड यूज किया सोलवेंट, और ये सोल्यूट और सोलवेंट वर्ड ही आप यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन, मीन्स सिंपली सॉल्यूशन। क्योंकि अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते तो जो दो शब्द आप यूज करते तो उनमें से एक को आप कहते डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे को आप कहते डिस्पर्शन मीडियम, यानी अलग अलग टर्म यूज की जाती हैं फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक हो गया बेटा इतना। तो आखिर अब प्रॉपरली कैसे डिफाइन करें, तो प्रॉपरली आप इसको कुछ ऐसे डिफाइन करते, अगर आपसे पूछा जाए कि इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर किस चीज का बोलो, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। पहली बात होमोजीनियस मिक्सचर हो, दूसरी बात जिनका मिक्सचर बनाए वो दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, जब भी आप ये सॉल्यूशन बनाएंगे तो इन देयर डाइल्यूट फॉर्म, तो वो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर ही आप बनाएंगे, इन देयर डाइल्यूट फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन और यू कैन से द ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आमतौर पे हम ट्रू सॉल्यूशन ही कहते हैं, और यहाँ पे वो सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में हो आप उसे सोल्यूट कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को प्रॉपर बताएं बेटा, जो अभी मैंने ये शब्द लिखे होमोजीनियस मिक्सचर, आखिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बेटा ये होता है कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और जो आपने वर्ड यूज किया वही मैं यूज कर देता हूँ वर्ड। मान लीजिए आपने एक तो NaCl ले लिया, एक आपने बेटा वाटर ले लिया। अब जो NaCl के जो पार्टिकल्स है ना, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंटेनर, ऊपर से नीचे तक। आप ध्यान से देखें, मैं देखो इक्वल अमाउंट में इनको दिखा रहा हूं। जितने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर में हैं उतने ही पार्टिकल्स सेकंड लेयर में हैं, उतने ही देखो थर्ड लेयर में हैं,
और उतने ही पार्टिकल्स आप बड़े ध्यान से देखें, मैंने बॉटम वाली लेयर के अंदर भी उतने ही पार्टिकल्स दिखाए हैं। मींस देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज अ सोल्यूट पार्टिकल, जिसे आपने कहा था NaCl, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उसी को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब एक जैसा, ऊपर से नीचे तक एक जैसा। लेकिन नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या था? मींस NaCl वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड नहीं बनाएगा, ये सिंपली इसमें सोल्यूबलाइज हो जाएगा, सिंपली इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन बिटवीन दीज टू थिंग्स, इन दीज टू सब्सटेंस। और दूसरी बात, डाइल्यूट फॉर्म क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा कि बेटा अगर आप ज्यादा NaCl डाल देंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है, देखो दूसरे डायग्राम में आप देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो एक्ट करता है। तो हो सकता है बेटा, देखो अगर मैं बॉटम के अंदर दिखाऊं इस टाइप से, तो मान लो देखो मैंने ब्लू ब्लू दिखा दिया, मान लीजिए NaCl पार्टिकल्स है, ये देखो नीचे थोड़े ज्यादा हो जाए, अगर आप ज्यादा NaCl डाल दें, अगर आप मोर NaCl डाल दें ज्यादा, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फैक्टर हो सकता है NaCl के पार्टिकल्स बॉटम में थोड़े ज्यादा हों। और देखो ऊपर मैंने हल्की हल्की डॉट लगाई, ये सारे मैं NaCl के पार्टिकल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मींस आपने क्या देखा इस सेकंड डायग्राम में, अगर आप सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड ले लें, इफ यू टेक द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो हो सकता है कि आपके NaCl के पार्टिकल बॉटम के अंदर थोड़े ज्यादा हों, ऊपर थोड़े कम हो। कई बार आपने ऐसे देखा भी होगा ना घर में, कि एक कंटेनर लेके आप उसमें डाल दें नमक और उसको शेक करें, डिसॉल्व करें, ऐसे कुछ देर के बाद आप उसको रख दें, फिर आप उसको पिएंगे, ऊपर टेस्ट थोड़ा सॉल्टिश थोड़ा कम आएगा, बॉटम की तरफ जाएंगे थोड़ा ज्यादा आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ तभी होता है जब आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रखा हो। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन देना चाहें सॉल्यूशन की, तो आपको वहां पे डाइल्यूट वर्ड यूज करना ही पड़ता है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? बेटा बोलते रहा करें आप साथ के साथ। यस सर। अब बेटा सोल्यूट की डेफिनेशन बताओ शाबाश, डिफाइन सोल्यूट। सोल्यूट किसे कहेंगे बताओ बेटा, एग्जाम में पूछे। Non-reacting substance present in less amount in solution. ये ठीक है, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, लेकिन एक चीज आपको साथ के साथ बोलनी चाहिए थी कि द नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन मोल्स। ये ध्यान रखना, इन मोल्स, मोल्स की फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप उसे सोल्यूट कहेंगे। ऐसे विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन मोल्स, दैट इज कॉल्ड एज द सोलवेंट। अब उसे सोलवेंट कह देंगे। देखो इस चीज को मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए बेटा आपके पास देखो 5 ग्राम, देखो मैंने क्या लिखा आपके लिए, मान लीजिए बेटा हमारे पास 5 ग्राम तो वाटर है, ध्यान देना, और 5 ग्राम ही मान लो हमारे पास इथेनॉल है बेटा। अब ये बताओ इन दोनों में कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट? दोनों ही इक्वल ले लिए हमने। जल्दी से बताओ बेटा, मैंने अभी आपको बताया था इनके नंबर ऑफ मोल्स बना लें। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स बनाए वाटर के, तो क्या बन जाएंगे? 5 डिवाइडेड बाय गिवन मास 5 है, डिवाइडेड बाय 18 मोलर मास है वाटर का। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स अगर आप इथेनॉल के बनाएंगे C2H5OH, तो 5 इसका गिवन मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 46 आएगा। अगर आप इथेनॉल का कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास विल बी द 46। अब ये बताओ इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी कौन सी है? 5/18 बड़ा है या 5/16? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा। 5/18 5/18 क्या है? ग्रेटर है सर। हाँ ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर हो
उससे आप कहते हैं सॉल्वेंट, जो मोर मोल्स थे, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया बेटा। और यहाँ पे इथेनॉल जो है, क्योंकि ये 5/6 छोटी वैल्यू है, तो ये आपका यहाँ पे सोल्यूट हो गया। तो ऐसे टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सोल्यूट हो गया, कौन सॉल्वेंट हो गया, तो आप इस टाइप से कैलकुलेट करके बता देंगे। अब देखो थोड़ा हम एपरेटस के बारे में पूछ लें, क्योंकि टीचर के दिमाग में तो क्या पता क्या चीज आ जाए, वाइवा में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आप हमें ये बताएं, देखो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है पिछले एक्सपेरिमेंट के दौरान। देखो आपने एक ये लंबी सी ऐसे ट्यूब देखी होगी, देखो इस टाइप से लॉन्ग ट्यूब। आप इस ट्यूब का नाम बताएं बेटा, क्या होता है? सर ब्यूरेट। हाँ बिल्कुल ठीक, 0 से लेके 0.0 ml से लेके, और लास्ट बोलो कितने ml तक होती है, बताओ शहबाज। बताओ कितने ml तक, मैंने लिख भी दिया आप तो। बताओ कितने ml की होती है ये ब्यूरेट? बेटा आप तो लिख रखा है मैंने, देख के बता सकते हो आप। 50 ml, 50 ml आप इसमें सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, दैट इज द ब्यूरेट। अब ये नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट बताएं बेटा, एपरेटस, इसका क्या नाम है? देखो डायग्राम आपके सामने, देखो मैंने ड्रा कर दिया। अब ये बताएं, इसमें यहाँ पे एक मार्क है, इस पे मैंने लिख भी दिया, फॉर एग्जांपल 10 ml। अब बताएं इसका नाम क्या है? पिपेट। हाँ इसे आप पिपेट कहते हैं, इसे आप क्या कहेंगे बेटा? पिपेट। अब एक डायग्राम और बनाएंगे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपने इस एपरेटस को कभी यूज किया है, देखा है। बिल्कुल पिपेट जैसी ही दिखेगी आपको बेटा, देखो ऐसे दिखने में, देख ध्यान से देखना, बिल्कुल पिपेट जैसी। लेकिन जब बॉटम की तरफ जाएं, देखो बॉटम की तरफ जाएं तो वहां पे बॉटम ऐसे फ्लैट हुआ मिलता है बेटा, देखो ऐसे ऐसे। और इसके अंदर जो ये बीच वाला पोर्शन है ना बेटा, यहाँ पे इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब भी डली हुई दिखती है आपको, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब होती है इसके अंदर, जो यहाँ से अटैच हो जाती है, देखो इसके साथ ऐसे। यहाँ पे एक मार्क भी लगा होता है इसके अंदर। अब बताओ इसका नाम क्या? कभी आपने देखा हो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को? इसे आप कहते हैं स्टेलेग्मोमीटर, स्टेलेग्मोमीटर, स्टेलेग्मोमीटर। ये सरफेस टेंशन डिटरमाइन करने के काम आता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट की सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के ये काम आता है। आप इसे स्टेलेग्मोमीटर कहते हैं, दैट इज द, यानी इन दोनों के देखने में आपको इस टाइप से डिफरेंस मिलेगा, ये नीचे से थोड़ा फ्लैट मिलेगा आपको, ये एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने देखा होगा। तो दैट इज द स्टेलेग्मोमीटर। इसके बाद एक एपरेटस और दिखाते हैं, देखो हम आपको, इसको हम क्लियर कर देते हैं जितने भी डायग्राम अभी तक हमने आपको बनाए। अब ये बताएं कि ये एपरेटस कौन है, बड़े ध्यान से देखना बेटा। देखो ये डायग्राम मैंने बनाया, आप ये बताएं पहले तो इस डायग्राम में कमी क्या है? मैंने जानबूझ के कमी छोड़ रखी है, अगर आपने कभी देखा हो तो इस सेपरेटर्स को, इसमें क्या कमी रह गई? बताओ बेटा, कौन बच्चा बताएगा? एक दूसरा डायग्राम और बनाते हैं हम आपके लिए। आप हमें ये बताएं दोनों में से कौन सा डायग्राम ठीक है और इस एपरेटस का नाम क्या है? बताओ बेटा, कौन बताएगा? करेक्ट है। हाँ बेटा, सेकंड वाला ठीक है सर। हाँ सेकंड वाला बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बताया। फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला करेक्ट। अब सेकंड वाले का नाम बताएं। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। हाँ बिल्कुल ठीक, ये है आपका ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर।
कई बार टीचर सिर्फ एपरेटस का नाम ही पूछ लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को एपरेटस का नाम भी पता नहीं होता, तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि इन चीजों का आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक हो गया बेटा? अच्छा ये बताओ कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं जिसकी हेल्प से आप कंडक्टेंस मेजर करते हैं प्रैक्टिकल के दौरान। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द कंडक्टेंस ऑफ द गिवन सॉल्यूशन या गिवन मिक्सचर। बताओ उस इंस्ट्रूमेंट का नाम, अभी आपने यूज भी किया था पीछे प्रैक्टिकल में। इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ बेटा, कंडक्टेंस को मेजर करने के जो काम आए। हाँ बिल्कुल ठीक, बताओ बेटा शाबाश, दोबारा से बोलो। कंडक्टोमीटर। हाँ कंडक्टोमीटर कहेंगे आप उसे, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टोमीटर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कंडक्टोमीटर के जब आप यूज करते हैं कंडक्टोमीटर को, तो आप इससे क्या मेजर करते हैं? कंडक्टेंस मेजर करते हैं ना, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है बताओ बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बताओ। साइमन। हाँ C इज इक्वल टू 1/R, तो R की यूनिट क्या होती है बताओ रेजिस्टेंस की? ओम। ओम, तो इसलिए यूनिट क्या बन गई कंडक्टेंस की? ओम इनवर्स, या रिवर्स करके लिख देते हैं MHO महो, या जैसे भी आपने बताया साइमंस, या आप इसे साइमंस कह देते हैं। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट पूछते हैं आपसे। आप हमें ये बताएं, एक देखो बिल्कुल बिल्कुल बारीक सी, देखो इतनी पतली सी ट्यूब आती है, अभी आप यूज भी करेंगे उसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल देखो इतनी बारीक सी ट्यूब आती है, ऐसे लंबी ट्यूब आती है, पूरी लंबी, बहुत लंबी होती है। इसको आप ब्रेक करके छोटे हिस्सों में भी कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से इसके अंदर आप कोई कंपाउंड भी डालते हैं बेटा, कोई कंपाउंड इसके अंदर डालते हैं, और इसलिए डालते हैं कंपाउंड इसके अंदर ताकि आप उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन कर पाए। मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन कर पाए, तो इस ट्यूब का नाम बताएं। बताओ बेटा इस ट्यूब का नाम। देखो वर्टिकल फॉर्म में भी बना देता हूं, देखो ऐसे इसी ट्यूब को देखो, और थोड़े हिंट दे दें। आप करते क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई बर्नर जला हुआ है बेटा, देखो इस टाइप से बर्नर, आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसी ट्यूब को बर्नर के माउथ के ऊपर लेके आते बेटा, देखो इस टाइप से, और इसके एक एंड को देखो ऐसे ये क्लोज कर देते हैं। आप इसके एक एंड को देखो इस टाइप से क्लोज हो जाता है बेटा, ये एक एंड ऐसे मेल्ट होके ये यहां से, और ये क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद अब जो आपके पास ये मिल गई आपको, देखो नीचे से क्लोज हो चुका है बेटा, देखो ये एंड ये क्लोज है, यहां से ये पिघल के गिलास मेल्ट हो गया, पिघल गया। अब इसमें आप ऊपर से डालते हैं इसमें कंपाउंड, ऊपर में आप बिल्कुल बारीक पाउडर्ड फॉर्म का जो कंपाउंड होता है बेटा, वो इसमें आप फिलअप कर लेते हैं। देखो यहां तक ऐसे ये कंपाउंड आपने इसमें डाल दिया। बताओ ये कौन सी ट्यूब कहलाती है? बताओ बेटा शाबाश जल्दी से, इस ट्यूब का नाम। कैपिलरी। हाँ बिल्कुल सही, दोबारा से बोलो, तेज बोलो नाम। कैपिलरी ट्यूब, क्या नाम है इस ट्यूब का? कैपिलरी ट्यूब, बिल्कुल ठीक है ये। तो ये कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके एक एंड को आप ऐसे बंद कर देते हैं, नोट बन जाती है, गांठ बन जाती है वहां पे, और फिर आप दूसरे एंड से उसके अंदर पाउडर्ड फॉर्म के अंदर जो कंपाउंड होता है वो आप एंटर कर देते हैं। फिर आपके पास एपरेटस होता है मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करने का, आप उस एपरेटस की हेल्प से फिर मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो डायग्राम बनाएंगे हम आपके सामने। आप हमें ये बताएं कि जब आप कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई भी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बनाते वक्त एक आपने ऐसा एपरेटस देखा होगा जिसकी देखो लॉन्ग तो नेक होती है, नीचे वो राउंड बॉटम फ्लास्क जैसा होता है। देखो इस टाइप से ये एपरेटस लॉन्ग नेक होती है इसकी, यहाँ पे मार्क लगा होता है और इस पे लिखा होता है कहीं पे भी देखो 100 ml। तो आप इसको कौन सी फ्लास्क बोलते हैं? देखो मैंने लिखना शुरू कर दिया, हिंट देनी शुरू कर दी। बताओ शाबाश क्या लिखा मैंने? बताओ बेटा शाबाश क्या लिखा मैंने? इट इज कॉल्ड एज मेजरिंग फ्लास्क। आप इसे मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं। आप इसे क्या कहते हैं? मेजरिंग फ्लास्क। जितने भी सॉल्यूशन आप बनाते हैं
किसी भी नॉर्मेलिटी का n/10 का सॉल्यूशन बनाना है, n/20 का बनाना है, कितना बनाना है। मेजरिंग फ्लास्क अलग अलग वॉल्यूम की मिलती हैं, 100 ml की मिल जाएगी, 500 ml की मिल जाएगी। सभी बच्चों के लिए सॉल्यूशन बनाना है तो 1000 ml की मेजरिंग फ्लास्क हम लेके उसमें सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो इसे मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं। आप इसे क्या कहेंगे? आप मेजरिंग फ्लास्क। अब आप हमें ये बताएं कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसके दौरान बेटा आपने फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करते हैं, और उससे पहले आप नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, जिन्हें आप एक्स्ट्रा एलिमेंट कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने खैर आपसे पूछा नहीं तो एग्जाम में एक टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट होते हैं, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ द एक्स्ट्रा एलिमेंट। और आपके सिलेबाई के अंदर जो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं प्रैक्टिकल के दौरान, वो आपके अक्सर नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन ही होते हैं। अदरवाइज फास्फोरस, सल्फर, वो सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं आपके। तो ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट की जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं, तो देखो एक आप बिल्कुल छोटी सी ट्यूब लेते हैं, देखो इस टाइप की, देखो एक ट्यूब, देखो इस टाइप की, ऐसी एक ट्यूब लेते हैं, छोटी ट्यूब, जिसके अंदर आप बेटा नीचे है ना एक सोडियम पीस डालते हैं, सोडियम का पीस, सोडियम पीस डालते हैं आप ऐसे। आप इस ट्यूब का नाम बताएं, बताएं बेटा इस ट्यूब का नाम जिसमें आपने सोडियम पीस डाला, इस ट्यूब को आप क्या कहते हैं? बताओ बेटा शहबाज। टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब तो होती है बड़ी, ये छोटी सी ट्यूब होती है, आपने लैब में देखी होगी, क्योंकि सोडियम को हम फ्यूज करना चाहते हैं, मेल्ट करते हैं इसमें सबसे पहले, सो इट इज कॉल्ड एज द फ्यूजन ट्यूब, इसे आप कहते हैं फ्यूजन ट्यूब। और फिर आप फ्लेम के ऊपर इसको लेके जाते हैं, फ्लेम के ऊपर देखो ऐसे करके, और फ्लेम के ऊपर ले जाने के बाद फिर ये जो सोडियम है ये थोड़ा मेल्ट हो जाता है, ये ग्लो कर जाता है एकदम। जैसे ही ये मेल्ट होता है, फिर जो कंपाउंड जिसमें आप एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटरमाइन करना चाहते हैं, वो कंपाउंड आप इसमें ऐड कर देते हैं, कंपाउंड। और फिर आप दोबारा से हीट करते हैं इसको, और दोबारा हीट करके जब आपकी ये टेस्ट ट्यूब बॉटम से बिल्कुल देखो रेड हॉट हो जाए, बिल्कुल देखो ऐसे लाल हो जाती है बेटा, टेस्ट ट्यूब ऐसे नीचे से बिल्कुल लाल हो जाएगी, ऐसे रेड जैसे मैंने करके दिखाई। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास देखो इस टाइप से एक कटोरी सी मिलती है लैब में, आप इसको क्या बोलते हैं? बताओ बेटा, बताओ इसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? बताओ बेटा शाबाश। जिसके अंदर आप वाटर डाल के रखते हैं, ऐसे वाटर डाल देंगे, बताओ इसे कहते क्या है? बताओ बेटा शाबाश। सी से नाम स्टार्ट है, चाइना। अब बताओ, मैंने इतना बोल दिया, चाइना, चाइना डिश, आप इसे बेटा क्या कहते हैं? चाइना डिश कहते हैं। फिर जो ये फ्यूजन ट्यूब थी जो बिल्कुल रेड हो गई, आप इसको डाल देते हैं इस चाइना डिश के अंदर, जिसमें पहले से आपने ऐड कर रखा है वाटर, आपने इसके अंदर डाला, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में आते ही साथ, क्योंकि वाटर तो कूल है, ये बिल्कुल हीटअप है, ये अपने आप ऐसे ब्रेक हो जाती है, अपने आप ब्रेक हो जाती है। और इसके टॉप के ऊपर, ऐसा नहीं आप इसको ओपन छोड़ देते, इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर बेटा यहाँ पे आप एक जाली लगाते हैं। बोलो उस जाली को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में? बताओ। इसको ऐसे कवर कर देते बेटा, देखो ऐसे। और ये जो जाली होती है ना, इसके ऊपर जो व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस लगा होता है, ताकि बाहर उछल के कुछ भी चीज ना आए, इस जाली को तो वायर गाज बोलते हैं बेटा, ऐसे वायर गाज, वायर गोज बोलते हैं, WIREGAUZ, वायर गोज। इस वायर गोज के अंदर यहाँ पे कोई व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस लगा होता है बेटा, जो व्हाइट सब्सटेंस इसमें बेटा ऐसे लगा होता है ना, यहाँ पे देखो बीच में, वो बोलो क्या होता है? बताओ बेटा। वो व्हाइट सब्सटेंस जो इस जाली के अंदर यहाँ पे लगा हुआ होता है, देखो ऐसे व्हाइट सब्सटेंस, ताकि ये उछल के बाहर ना आए सोडियम पीस, उसे क्या बोलते हैं? घरों में भी यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए, बताओ बेटा, बताओ शाबाश। घरों में खूब यूज करते हैं बेटा, कोई डिजाइनिंग के लिए, तो उसे आप कहते हैं POP। POP की फुल फॉर्म, POP की फुल फॉर्म क्या होती है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसके बाद 3 लेग वाला एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर आप इसे रख देते हैं चाइना डिश को, 3 लेग वाला स्टैंड ऐसे। आप ये बताएं बेटा, जो ये 3 लेग वाला स्टैंड होता है आप इसे क्या कहते हैं, बताओ बेटा, बताओ। ये स्टैंड जिसके ऊपर आपने चाइना डिश रख रखी है, व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एज ट्राइपोड स्टैंड। ट्राई का मतलब 3, ट्राइपोड स्टैंड आप इसे कहते हैं। और फिर आप बर्नर लगा देते हैं इसके नीचे ही, इसको हीटअप करने के लिए। जो आप नीचे हीटअप करने के लिए जो सब्सटेंस आपने यूज किया, जो ये इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज बर्नर। इसे आप क्या कहते हैं? बर्नर कहते हैं। तो ये अपने डिफरेंट एपरेटस देखें जो लेबोरेटरी के अंदर अक्सर आप यूज करते हैं। अब एक चीज और बताएं, हमारे पास एक रोड होती है जिसके द्वारा आपके पास, मान लीजिए देखो बेटा, हमने ये कंटेनर बनाया, देखो ऐसा, इसको क्या कहते हैं आप बताओ बेटा, इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज बीकर। इसे आप बीकर कहते हैं। बीकर में मान लीजिए आपने कोई सोल्यूट डाल दिया, जैसे आपने शुरू में आज बताया था, प्लस में इसमें आपने वाटर डाल दिया। जो सोल्यूट के पीस हैं इसके अंदर, आप उसको डिसोल्व करना चाहते हैं, तो आपने एक रोड ली, गिलास की रोड, कांच की रोड, देखो इतनी लंबी है, ऐसे एक रोड ली। बोलो आप इसको कौन सी रोड बोलेंगे? मैंने अभी वैसे बोल भी दिया। व्हाट इज दैट रोड कॉल्ड? इस रोड को आप क्या कहते हैं, बताओ बेटा? दैट इज कॉल्ड एज गिलास रोड। आप इसे गिलास रोड कहते हैं। इससे आप सॉल्यूशन को शेक करते हैं, डिसोल्व करते हैं, तब आप इसको यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज गिलास रोड। आप इसे गिलास रोड कहते हैं। अच्छा ये बताएं, एक ऐसे कौन जैसी एक फ्लास्क होती है, कौन जैसी, लेबोरेटरी के अंदर जो टाइट्रेशन के दौरान आप यूज करते हैं, कौन जैसी एक फ्लास्क होगी? देखो इस टाइप से, देखो ये हमने फ्लास्क बनाई आपके सामने, इसको क्या बोलते हैं आप? कौन सी फ्लास्क, बताओ बेटा? कोनिकल फ्लास्क। इसे आप क्या कहते हैं? कोनिकल फ्लास्क। दैट इज कॉल्ड एज कोनिकल फ्लास्क। और जब आप इसको टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं, सो कॉल्ड एज द टाइट्रेशन फ्लास्क। फिर आप इसे टाइट्रेशन फ्लास्क भी कह देते हैं। तो आज हम सिर्फ आपसे क्या डिस्कस कर रहे थे? डिफरेंट एपरेटस के बारे में। कई बार एपरेटस के बारे में ही पूछ लिया जाता है और उसके बारे में भी कई बच्चे फिर अटक जाते हैं, उसका जवाब ठीक नहीं दे पाते। इसलिए हमने सोचा कि आज आपसे यही पूछ लेते हैं। ये आपकी कोनिकल फ्लास्क हो गई, ठीक हो गया बेटा? एक देखो ऐसे लंबा सा सिलेंडर होता है, देखो सिलेंडर टाइप की शेप, देखो एक इस टाइप से आपने देखा होगा। ऊपर से देखो इस टाइप से इसकी शेप होती है, देखो ऐसे। और नीचे से भी ये थोड़ा ब्रॉड सा होता है, देखो ऐसे इसका बॉटम आराम से रखा जा सकता है। इसके ऊपर मार्किंग भी लगी हुई होती है, ऐसे ऐसे मार्किंग होती है, ग्रेजुएटेड होता है ये अलग अलग आते हैं आपके 10 ml, 50 ml, 100 ml, अलग अलग ml के आते हैं। आप इसे क्या बोलते हैं? बोलो व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड एज, नापने के ही काम आता है, दैट इज कॉल्ड एज मेजरिंग सिलेंडर। लेकिन इससे कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती। जब कभी आपको कोई सॉल्यूशन बनाना हो, एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी का, एग्जैक्ट मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाना हो, तो आप इसकी हेल्प से नहीं बनाते। वो मैंने आपको देखो पहले ही बता दिया था। जब भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो देखो ये एक लॉन्ग नेक वाली फ्लास्क होती है, देखो ऐसे, मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, ऐसे लॉन्ग नेक वाली फ्लास्क जिसे आप मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं। इसमें एक मार्क लगा होता है, इस पे लिखा मिलता है ऐसे 100 ml। मींस इसमें पहले आप सोल्यूट डाल देते हैं, जो भी एग्जैक्ट मेजर करके किस नॉर्मेलिटी का बनाना है, फिर आप ऊपर से इसमें वाटर डालना ऐड करते हैं। फिर आपके पास ये 100 ml सॉल्यूशन बन जाएगा। किस नॉर्मेलिटी का बनाना है वो आप पहले ही, जो ये सब्सटेंस आपने डाला है, जो भी सब्सटेंस जिसकी कंसंट्रेशन n/10, n/20 जो भी बनाना है, एग्जैक्ट आपने मेजर करके ही इसमें डालना होता है। और अप टू दैट मार्क, इस मार्क तक आप सॉल्यूशन फिलअप कर देते हैं। इस मार्क तक, यहां तक आप सॉल्यूशन फिलअप कर देंगे यहाँ पे।
और ये सॉल्यूशन फिर एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी का बन जाता है। तो ये आपकी कहलाती है मेजरिंग फ्लास्क। तो मेजरिंग फ्लास्क को ही आप यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी। तो दैट इज द मेजरिंग फ्लास्क। आप मेजरिंग सिलेंडर को यूज नहीं करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे बेटा। अच्छा एक चीज बताएं, लैब के अंदर कई बार आपने ऐसा देखा होगा, आगे से दिखने में तो वो स्पून जैसी दिखाई देगी आपको, देखो ऐसे, और पीछे से देखेंगे तो बेटा ऐसे नाइफ जैसा दिखता है, देखो ऐसे नाइफ जैसा। इधर से आप कट भी कर सकते हैं, जैसे सोडियम पीस को कट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज स्पैचुला। ऐसे आप स्पैचुला कहते हैं। एक एंड फॉर कटिंग, जैसे सोडियम पीस काटना है, दूसरे एंड इसमें आप कोई भी सब्सटेंस डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था कुछ एक बेसिक क्वेश्चन जो आज हमने आपसे पूछे, जो आपके वाइवा के दौरान आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।